हाँ जी, राधे राधे। क्या हालचाल भाई सूरमा, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो मैं रंजीत सिंह, अ, अवसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का। तो हमेशा की तरह फिर से वीकली करंट अफेयर के साथ में, ठीक है, करंट अफेयर वाली क्लास आपने देख ली होगी। और इसके बाद ये एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। और इसको शुरू करने के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है, आप सीधा मेंस पे कूदते हो, तो आपके ऊपर बहुत सारा वर्डन होता है, बहुत सारी टेंशनें होती हैं। उन टेंशनों को हम खत्म कर दें। जब आप प्रीलिम्स दो, उससे पहले आपका एडिटोरियल वाला सेक्शन जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के इसकी कोई भूमिका नहीं है। प्रीलिम्स में भी ये समान रूप से आपके लिए बहुत, देखो जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ। जैसे आज अपन पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हुए हैं भाई, P5 नेशन कौन कौन से हैं, क्यों जरूरत पड़ी, आपसे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बना के दे देगा। ठीक है। ऐसे ही फेक न्यूज के ऊपर है, सऊदी पाकिस्तान का समझौता है, आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रतिदिन करते हो, आप रोज करते हो, आप हमारे साथ बने रहते हो जब तक आपका एग्जाम होगा, तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी विषय वस्तु को लेकर। और इंटरव्यू के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी समझ। जब तक आपकी समझ विकसित नहीं है, आपके अंदर से वो चीजें निकलेंगी ही नहीं ना भाई। एक वही तरह, वो उसी तरह से जैसे कल आपने मैच देखा होगा आप सब लोगों ने, मैंने भी देखा था। जैसे पाकिस्तान वाले मार रहे थे ना तुक्का, और इंडिया वाले क्लासी खेल रहे थे, तो बस तुक्के वाला वो होगा जो रट के जाएगा, क्लासी वो खेलेगा इंटरव्यू के अंदर जाके, जो लगातार पढ़ता रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपके प्रयास भी बहुत, जो एफर्ट डालोगे ना आप, मजा आएगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, तो पहले ही आज 4 एडिटोरियल लेंगे अपन, ठीक है। पहला होगा आपका फेक न्यूज को लेके। भाई आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं, चल नहीं रहे मतलब प्रचार प्रसार चल रहा है। तो इस दौरान सोचो सोचो एक बात, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे पीएम साहब और उनकी मां जो अभी दुनिया में नहीं है, उनको लेके भी इस प्रकार के एक इस प्रकार के वीडियोज वायरल हुए भाई, जो कि मैं आपको क्या बताऊं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले वीडियोज है। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता इन चीजों के मामले में, कैसे वीडियो, क्या राजनीतिक मामला फंस जाता है, राजनीति वाले लोग जाने। लेकिन अपन जो बात करेंगे कि फेक न्यूज जो है उस पर अंकुश कैसे लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फेक न्यूज को लेकर 3-4 चीजें विश्व में अभी हो चुकी हैं। देखो, बांग्लादेश के अंदर हुआ, जहां पर जनता आई, और या फिर कहें तो सत्ता पक्ष को हटा दिया गया और वहां पर दूसरे लोग काबिज हो गए। इसी तरह नेपाल के अंदर हुआ, इसी तरह भारत में बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है। तो फेक न्यूज भाई, फेक न्यूज का कोई ओरिजिन का तो पता चलता नहीं कहां से आई है ना, फेक न्यूज के बारे में ये पता चलता है कि ये सही है या गलत है। और जब तक पता चलता है ये न्यूज गलत है, जब तक उस न्यूज को बनाने वाले को जो उद्देश्य पूर्ति कर रहे हैं, वो उद्देश्य उसके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है और आपसे मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे अपन, सऊदी और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में एक रक्षा समझौता हुआ है। ये रक्षा समझौता बच्चा पार्टी उसी तरह का है जो 1971 के अंदर भारत और रूस के साथ में, भारत ने रूस के साथ में किया था, कि भारत के ऊपर अटैक होगा वो रूस के ऊपर अटैक माना जाएगा, और जो रूस के ऊपर अटैक होगा वो भारत के ऊपर अटैक माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह का है। हालांकि उस तरह का इंपैक्ट तो नहीं आएगा इसका, क्योंकि भारत अपने आप में बहुत पावरफुल देश है। भारत का टीकाकरण अभियान, इस चीज को जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य की दृष्टि से। और उसके बाद जानेंगे अपन संयुक्त राष्ट्र संघ, सुधारों की जरूरत है। सुधारों की जरूरत क्यों हुई है सर जी? 1945 से लेके आज देखो 2025, 80वीं वर्षगांठ बनाई गई है, और 80वीं वर्षगांठ तक इसके चलने का एक ही ढर्रा रहा है। जो 1945 में चल रहा था वो भी आज भी उसी तरह से चल रहा है। हालांकि इस दौरान जो कई महाशक्तियां हैं वो टूटी बिखरी, और कई ऐसे देश जिनको कुछ नहीं समझा जाता था या तुच्छ समझा जाता था, वो बहुत पावरफुल होके और बहुत आगे आए, जैसे अपना भारत। ठीक है, तो इसके अंदर सुधार की जरूरत है। अगर सुधार की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अब तक जो ढांचा चला आ रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो ढांचा सर्वश्रेष्ठ है तो सोचो इस समय विश्व के अंदर क्या हो रहा है। यूक्रेन, रसिया, पूरी दुनिया जानती है। आपके इजराइल और हमास के बीच में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया जानती है। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, पूरी दुनिया जानती है। जहां भी चले जाओ, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या हुआ, वो पूरी दुनिया जानती है। अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के मध्य क्या हुआ, पूरी दुनिया जानती है। अगर सोचो ये इतना ही कारगर रहा होता,
तो इसके अंदर सुधारों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब ये कारगर नहीं है, इन चीजों को नहीं रोक पाया। अभी मैं सोच रहा हूं अगर विश्व युद्ध हो जाए, 4-5 देश कलेक्ट होकर एक जगह पर दूसरे देशों पर अटैक कर दें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ मुझे नहीं लगता रोक पाएगा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर किस चीज की जरूरत है? सुधारों की जरूरत है। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं सारी चीजों का, आते हैं अपने मुद्दे पर। तो पहला देखते हैं फेक न्यूज पर अंकुश। ठीक है, चर्चा में क्यों है भाई ये? चर्चा में क्यों है? इसकी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं? तो भारतीय संसद है, संसद के अंदर सर कई तरह की समितियां होती हैं, स्थायी होती हैं, अस्थायी होती हैं। तो भारतीय संसद की समिति, स्थायी समिति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी जो समिति है, उसने हाल ही में देश में फर्जी खबरों और गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन के तेजी से फैलते जाल पर चिंता व्यक्त की है और इस तरह की भ्रामक सामग्री में सार्वजनिक शांति और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को क्षति पहुंचा सकती हैं। देखो भाई, फेक न्यूज की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये उन लोगों को हमेशा वास्तविक और सत्य लगती है जिन लोगों की विचारधारा से ये न्यूज मेल खाती है। ठीक है, वैसे तो हमेशा हर जगह पर यही होता है कि जो व्यक्ति, जो बात हमारी विचारधारा से मेल खाती है, हम समझते हैं वही वास्तविक है और वही सत्य है। अभी भारत के अंदर साक्षरता भले ही बढ़ रही है लेकिन जागरूकता नहीं बढ़ रही। ये उसी तरह से जैसे पढ़ना सीखे गुनना नहीं सीखे। ठीक है, अभी सोचो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं संविधान का क्या चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जागरूकता थोड़ी कम है अभी भारत देश के अंदर, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी, हालांकि चिंता का विषय तो तब भी रहेगा, ये ऐसी बात नहीं तब चिंता का विषय नहीं रहेगा, है ना। अमेरिका जैसे देशों में चिंता का विषय ही नहीं होता अगर जागरूकता से इसका, ये इस तरह से डिजाइन की जाती है कि आप मतलब कई सारे तो यूट्यूबर्स फेमस ही इसीलिए हैं मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, और हम लोग उनको सही समझ लेते हैं, बोला यस ये सही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो चर्चा में क्यों है भाई? तो संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने हाल ही में देश में फर्जी खबरों और गलत सूचना, ठीक है, कि तेजी से फैलते जाल पर जो नेटवर्क उसका फैलता हुआ जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त की है और इस तरह की भ्रामक सामग्री में सार्वजनिक शांति और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को क्षति पहुंचाने की भी क्षमता है, ये उसने चर्चा की है। सबसे पहली बात, फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए उपाय क्या क्या है? भाई इस समिति के अंदर चर्चा हुई, चलिए फर्जी खबरों पर, भाई फर्जी खबर क्या होती है आप सारे लोग जानते ही हैं, जिसका कोई ओरिजिन नहीं हो, कुछ पता ही नहीं कहां से आई है। मैं बैठा, मैंने अभी यहां पर एक न्यूज बना दी, मान लो कोई भी कि राहुल गांधी जी हैं वो ये कह रहे थे। अभी जो राहुल गांधी जी के अपोजिट वाले लोग हैं, अगर उनके हिसाब से न्यूज सही बैठेगी तो वो उसका लेके प्रचार प्रसार पर लग जाएंगे, बोला सही कह रहा भाई, सही कह रहा भाई, मास्टर सही कह रहा, मास्टर सही कह रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? अभी मोदी जी के बारे में कुछ कह दूं तो मोदी जी के जो विपक्ष वाले लोग होंगे वो खड़े हो जाएंगे, बोला यस यस सही कह रहा है, मास्टर तो एक ही बचा दुनिया के अंदर, बाकी सारे दो 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 टर्मिनोलॉजी चल रही है अभी हमारे देश के अंदर, एक भक्त और एक चमचा। अब मुझे नहीं पता भक्त किसे बोलते हैं और चमचा किसे, वो आप सारे लोग विद्वान हैं, उस चीज को अपने अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने को, भाई अंकुश लगाना चाहिए ये तो बोल दिया समिति ने, लेकिन कैसे? तो उसके लिए समिति ने क्या किया है, कुछ उपाय सुझाए। कैसे? देखो बेटा, मीडिया संगठनों को आंतरिक तथ्य की जांच और लोकपाल ओम्बुड्समैन रखना आवश्यक है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हर बार मैच नहीं होता है भाई, युद्ध तो जब होता है जब बराबरी का हो। भारत ने पाकिस्तान की धुनाई करी, इस चीज को लेकर बेटा कई जो विश्व स्तरीय मीडिया चैनल्स भी हैं वो भी झूठ फैला रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि भारत के रफाल गिर गए, भाई रफाल गिरे तो कचरा भी होगा कहीं, उनका कहां है कचरा? कोई बोल रहा है नहीं भाई नहीं, हमने पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान तबाह कर दिया तो फिर शहबाज शरीफ कैसे जिंदा है? दोनों चीजें बराबर, सब झूठ तो चल रही है। तो सुझाए क्या क्या उपाय सुझाए हैं अंकुश लगाने के लिए झूठ पर, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो मीडिया जो भी संगठन है, मीडिया हाउस जो भी हैं,
उनको क्या करना पड़ेगा भाई कि जैसे ही उनके पास कोई खबर आती है, यहां तो बेटा चलते शो के अंदर दिखाने लगते हैं ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। सबर ही नहीं होता भाई को कि ये शो खत्म होने दे, दूसरे शो के अंदर उस न्यूज को सुना देगा। नहीं भाई, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले इस चैनल पे, सबसे पहले उस चैनल पे। तो भाई सबसे पहले कि मीडिया संगठन है उनको आंतरिक जांच का एक तंत्र रखना चाहिए। जब उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आए तो पहले उसको क्या कर लो, क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक करने के बाद ही आप उस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बोलना और टीवी चैनल पर चलाना। उन सबको लोकपाल रखना भी अनिवार्य है। लोकपाल मतलब एक संस्था बनेगी लोकपाल की, उसके अंदर एक सरकारी आदमी होगा, वो भी रखना अनिवार्य है, प्रत्येक चैनल के पास रखना अनिवार्य है। वर्तमान में कानूनों में संशोधन करके सजा और जुर्माने को कड़े करना भी आवश्यक है। सिर्फ इनके अंदर एक आंतरिक जांच तंत्र बना दिया जाए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जाते हैं जाते ही बाहर आ जाते हैं 150 210 200 500 का जुर्माना देके, तो उनमें संशोधन करो, कम से कम 2-4-5 साल की जेल करो, बढ़िया सा जुर्माना करो 1-आध लाख का, तब जाके कहीं अकल ठिकाने आएगी पब्लिक की। चलिए, संपादकीय सामग्री के प्रति मीडिया की जवाबदेही सुनिश्चित हो। मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। भारत एक ऐसा देश है, या फिर कहूं तो दुनिया के अंदर मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसे देश जिनके अंदर लोकतंत्र है उनके अंदर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन मीडिया की स्थिति यह है कि मीडिया जो भी बोल दे वो ब्रह्मा की आवाज है, ईश्वर की आवाज माना जाता है उसको साक्षात। और यदि मीडिया कहीं पर पकड़ में आ जाए कि ये न्यूज फेक है, उन्होंने फेक चलाई है, तो चलाएंगे 6 दिन तक, सॉरी बोलेंगे छोटा सा 4.5 सेकंड का, किसी को सुनाई भी ना दे जाए, और वो भी इस तरह के शब्दों में लपेट के बोला जाएगा कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि हम सॉरी बोल रहे हैं। और वो जो 6 दिन वो जो न्यूज चली है फेक, उसका जो नुकसान हुआ है उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है मीडिया की। मीडिया बोलती है कि हमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन मीडिया ने सिर्फ अधिकार पढ़ा, कर्तव्य नहीं पढ़ा। आप लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए है क्योंकि आप सही न्यूज लोगों तक पहुंचा सकें, ना कि गलत न्यूज। समझ में आएगी नहीं छोटी सी बात। चलिए, फेक न्यूज की स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है, अभी तक संसद ने ही परिभाषा नहीं दी है, तो किसी मीडिया हाउस या फिर किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति की क्या ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? भाई सबसे पहले क्या है, संसद को बताना चाहिए फेक न्यूज के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। समझ में आई कि नहीं आई? संसदीय समिति खुद बोल रही है संसद से कि आप फेक न्यूज की परिभाषा तो डिसाइड कर दो, कम से कम जुर्माना वुर्माना तो ठीक है, परिभाषा तो करो डिसाइड, ठीक है। भारतीय प्रेस परिषद में बेहतर निगरानी के लिए एक शिकायत पोर्टल बनाओ और एक स्वतंत्र निगरानी निकाय का भी गठन करो, जो क्या करे, मीडिया हाउसेज पे या फिर सोशल मीडिया पे। आजकल मीडिया हाउसेज की तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यूट्यूब खोल के देख लो, पता नहीं क्या 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 मिलता है, और इंस्टाग्राम खोल लो तब तो ओहो हे भगवान, कौन सी दुनिया में आ गए, दुनिया ही बदल जाती है। चलिए, एआई सामग्री निर्माताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य करो। भाई कोई भी व्यक्ति है एआई सीख जाता है, थोड़ी बहुत एआई सीखा और भाई हो गया शुरू दुनिया भर की फेक न्यूज चलाने के लिए। लेकिन एआई निर्माता जो भी लोग हैं उनके लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था की जाए कि ऑफिशियल जो चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है जहां से लोग कनेक्ट होते हैं वहां पर वही सामग्री डाली जाएगी जो कि किसी लाइसेंस धारक व्यक्ति के द्वारा प्रोवाइड करी गई होगी या लाइसेंस धारक व्यक्ति के द्वारा उस पर अपलोड करी गई होगी। चलिए, हालांकि ये ठीक है, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी बहुत सारा अंकुश लगा देंगे, लेकिन फिर भी इतनी टफ नहीं होनी चाहिए चीजें, तो कुछ कुछ तो होना चाहिए। चलिए, फेक न्यूज पर अंकुश लगाने की आवश्यकता क्यों है भाई? तो पहला है, चुनावों में जनमत और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्शन के अंदर कुछ भी झूठी अफवाह फैला दी जाती है और झूठी अफवाह के बाद इलेक्शन हो गया, वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद भाई जीत गया, और फिर बाद में अगर चीजें निकल के भी आ जाएं कि वो गलत थी, ठीक है। देखो भाई, भारत के अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है धर्म। राजनीति और धर्म भारत के अंदर कभी ना तो प्राचीन काल में अलग रहे, ना वर्तमान में अलग है, और ना ही भविष्य में अलग हो पाएंगे, क्योंकि राजनीति धर्म से, राजनीति और धर्म का भारत के अंदर विलगाव नहीं है। राजनीति और धर्म कहीं ना कहीं आके जुड़ते हैं, और भारत के अंदर अभी धार्मिक कट्टरता तो बहुत ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। धार्मिक कट्टरता होने के कारण क्या होता है कि ध्रुवीकरण करना बहुत आसान हो जाता है फेक न्यूज के माध्यम से। कोई व्यक्ति है, उसको इलेक्शन जीतना है, कोई काम नहीं किया भाई ने 5 साल,
कोई आधार नहीं है उसका, उसको साफ पता है अपने गिल्ली डंडे उखड़ने तय हैं, वो क्या करेगा, एक फेक न्यूज फैलाएगा। एरिया की पूरी पब्लिक, मैं सिर्फ एक किसी धर्म विशेष पे बात नहीं कर रहा, पूरी पब्लिक जो जिसके हिसाब से वो बात अच्छी होगी वो उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद, हो गया देश का इलेक्शन। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, वास्तविक सूचना एवं सूचना के अधिकार की रक्षा भी करना है भाई। सूचना के अधिकार की रक्षा कैसे भाई? मान लो मेरे पास कोई न्यूज आ गई, ठीक है, मेरे को मान लो किसी पर्टिकुलर चीज, ये पेन है, ये सरकार के द्वारा जारी है, मुझे इसके बारे में जानकारी निकालनी है, तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं क्या करूं, सूचना के अधिकार का प्रयोग करूं, आरटीआई लगाऊं, अपनी इंफॉर्मेशन निकालूं, सरकार जो बोल दे वो उसको मानूं। लेकिन सोचो, इस पेन के बारे में मेरे पास पहले से ही कोई फेक न्यूज आ चुकी है और मेरी विचारधारा भी उसी चीज को सपोर्ट कर रही है जो कि फेक न्यूज मेरे पास आई है। अभी अगर सरकार मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल के देगी तो एक तो मैं उस इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करूंगा, और दूसरी बात मेरे मन में तुरंत आएगी कि सरकार क्या कर रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है। सरकार के ऊपर से भी क्या होगा, भरोसा उठेगा। और सरकार के ऊपर से भरोसा उठने का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आप सरकार के या किसी मंत्री या प्रधानमंत्री या जो भी है उनके ऊपर भरोसा नहीं करो। सरकार के ऊपर से भरोसा हटने का मतलब है कि उस देश के अंदर अस्थिरता का जन्म हो जाना, जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ है, जैसे नेपाल के अंदर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सर राजनीतिक जो लोग हैं या राजनीतिक जो सत्ता है उस समय की सरकार है, उसके ऊपर से लोगों का भरोसा हट गया और वो भारत के अंदर की जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन चिंता ना करो, भारत की सेना, भारत की अर्धसेना, भारत की पुलिस के लट्ठ में बड़ा जोर है ठीक है, ये बांग्लादेश नहीं है भाई, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है। चलिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखना भाई। झूठी खबरों से मॉब लिंचिंग हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, मरने वाला तो मर गया भाई, अभी बाद में पता भी लगे फेक न्यूज थी तो क्या फर्क पड़ेगा उसका, जाने वाला तो पहुंच गया, मरा नहीं तो हॉस्पिटल तो पहुंच ही गया भाई। अब जुड़ भी जाएंगे तो सर्दियों में दर्द रहेगा। अशांति को जन्म देती है और फेक न्यूज से मीडिया और संस्थाओं पर लोगों का भरोसा घटता है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मेरे को यही लगती है कि फेक न्यूज, अब यहां इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैं ज्यादा बातचीत इधर उधर की भी नहीं कर सकता, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। जब आपके पास कोई न्यूज है तो उसको कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर रहे? कोर्ट में पेश करो, चीजें निकल के आ जानी है। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर फेक न्यूज फैलाई जाएगी किसी चीज को लेके तो संस्थानों पे से भरोसा हट जाएगा ना भाई। अगर संस्थाओं पे से भरोसा हट गया, ये संस्थाएं ही तो हैं किसी देश के लोकतंत्र की जड़, या फिर कहूं तो रीढ़ की हड्डी। जब ये संस्थाएं टूट जाएंगी, निर्वाचन आयोग पर लोगों का शक गहरा जाएगा, तो कल दूसरी पार्टी जीतेगी तो लोग दूसरे पक्ष वाले फिर से उंगली करेंगे। ईवीएम पे से लोगों का भरोसा हट गया, ईवीएम पे सवाल उठाए गए, जो भी है, मैं तो एक जस्ट जनरल सी बात कर रहा हूं। तो फेक न्यूज पे क्या होता है कि जो संस्थाएं हैं उनसे लोगों का भरोसा हटता है। अगर मान लो मेरे को संदेह है, मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे को किसी एक्स व्यक्ति पर संदेह है कि उसने वाई काम किया है, तो मुझे कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट है ना इस देश के अंदर, या फिर मुझे खड़े होकर और न्यूज शुरू कर देनी चाहिए सोशल मीडिया पे, या भोंपू लगा देना चाहिए। समझ में आई कि नहीं? छोटी सी बात। चलिए आगे। कोविड-19 महामारी के समय पर देखो, भारत के अंदर तो अलग ही चीज है, खुद वैक्सीन लगवा लिया नेताजी, और नेताजी बाहर आके बोल रहे हैं अगर आपने ये वैक्सीन लगवाई तो आपकी आने वाली संततियां खतरे में पड़ जाएंगी, आप नपुंसक हो जाओगे, आप मर जाओगे, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। और अपने और अपनी औलाद के सबसे पहले लगवा के बैठने वाला वैक्सीन लगवा ले बेटा, यही सत्यता है। ठीक है, तो टीकाकरण की प्रक्रिया कितनी बाधित हुई थी, कहां कहां तक, कितनी कितनी जगहों पर तो जो हेल्थ की टीम है उसको प्राण बचा के भगने पड़े थे, प्राण बचा के भगने पड़े थे। मतलब जो लोग आपकी जान बचाने के लिए आए हैं उनको अपनी खुद की जान बचाने के लाले हो गए। बताओ रे, क्या ही बात है। भ्रामक खबरें समाज में विभाजन पैदा करती हैं और देश की एकता और सुरक्षा को भी क्या होता है बच्चा, खतरा होता है। लेकिन आप उसको नियंत्रित कर लो तो क्या ही दिक्कत है सर? लेकिन नियंत्रित ऐसे ही थोड़ी हो जाती है भाई, चुनौतियां हैं कुछ, ऐसे ही कोई चीज थोड़ी नियंत्रित हो जाती है। हम पॉलीथीन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे जो हमारे हाथ में, हमें पता है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, हमें पता है कि हमारा साझा भविष्य है वो पॉलीथीन को लेकर खतरे में, हमें पता है कि समुद्र के अंदर की डाइवर्सिटी इससे खराब हो रही है, हमें पता है कि समुद्र के अंदर की डाइवर्सिटी जब खराब होगी तो हमारा भी अस्तित्व लगभग संकट में आ जाएगा। लगभग संकट में तो छोड़ो, संकट में ही आ जाना है भाई, लेकिन फिर भी हम पॉलीथीन को नहीं रोक पा रहे। ये तो फेक न्यूज है। चलिए देखते हैं क्या क्या चुनौतियां। तो फेक न्यूज की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, अतः इसे व्यंग या सामान्य टिप्पणी से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। व्यंग
सामान्य टिप्पणियां, आपने अखबार कभी पढ़ा होगा, अखबार के कोनर पे एक व्यंग आता है, उसमें एक जो भी जिसको करना होता है एक छोटा सा कार्टून टाइप का आता है, आप समझ जाते हो कार्टून देखे ये किसी व्यक्ति से संबंधित है। फिल्म से ले फिल्म जो इंडस्ट्री है वहां से लेके कई सारे जो प्रसिद्ध लोग हैं, हमारे जुडिशरी के लोग हैं, वो व्यंग आते रहते हैं और वो व्यंग चलते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है वो व्यंग। लेकिन भाई फेक न्यूज भी तो बोल देते हैं, भाई हमने तो व्यंग किया था, हम कोई ऐसे थोड़ी ना कि पब्लिक को परेशान या पब्लिक को प्रवोक कर रहे थे, हमने तो एक व्यंग किया था, और व्यंग तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। तो जब तक आप परिभाषा सेट नहीं करोगे, जब तक कैसे ही पता चलेगा कि ये व्यंग है क्या फेक न्यूज। चलिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी इसको पृथक करके नहीं देखा जा सकता। मेरे बोलने का अधिकार है, जब तक मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा तब तक वास्तविकता कैसे निकल के आएगी बाहर। आरोप प्रत्यारोप करना तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, या लोकतंत्र छोड़ो किसी भी व्यक्ति की। मुझे लगा कि ये चीज गलत है तो मैंने बोला उसको गलत है ना। अभी पहले मैं उसको, मुझे लगा कि कोई चीज गलत है, अभी मैं उसको तोल मोल करूं, फिर पता लगाऊं ये गलत है कि नहीं है, तब मैंने बोली, तब उस बात का इम्पैक्ट ही नहीं रहा, तब उस बात का कोई मतलब नहीं निकला। इसीलिए बेटा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इसको पृथक करना बहुत मुश्किल है। अगला, सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट तुरंत वायरल हो जाता है। हम बोल रहे हैं ना भाई, पहले जांच पड़ताल करो, पहले ये करो वो करो, कोई भी कंटेंट तुरंत वायरल हो जाता है। अब वायरल होने से पहले, अब वायरल हो गया कोई चीज, अब आपको पता भी लग गया फेक है, आपने उसको रोक भी दिया, लेकिन भाई किसी व्यक्ति को जो काम करना था वो तो कर चुका। उसका काम क्या था कि उस न्यूज को लोगों तक पहुंचा देना, उसने वो न्यूज लोगों तक पहुंचा दी, उसका काम खत्म। अब आप चाहे व्यक्ति को पकड़ लो और चाहे उस न्यूज को वहां से हटा दो या डिलीट कर दो। कई बार होता है ना, नेता टाइप के लोग क्या करते हैं, पहले ट्वीट कर देते हैं, जब उसको लाखों लोग देख लेते हैं तो उस ट्वीट को हटा देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि हमने तो उस ट्वीट को हटा दिया, जैसे मुझे पता लगा वो गलत है, मैं गलत का कभी साथ नहीं दे सकता या दे सकती, और मैंने उस न्यूज को वहां से रिमूव कर दिया, या मैंने उस ट्वीट को वहां से रिमूव कर दिया। लेकिन उसका लक्ष्य क्या था, लोगों तक पहुंचाना अपनी बात को, और भाई बात पहुंचा चुका है। चलिए आगे, ये समस्याएं हैं, और आपको लग रहा होगा छोटी छोटी बातें, ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी छोटी बात नहीं है ये। कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं बच्चा जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड है, भारत के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उनकी जवाबदेहिता भारत के प्रति है ही नहीं। आपको शायद कुछ समय पहले फेसबुक और भारत सरकार के बीच का विवाद पता ही होगा, समझ रहे हो। टिकटॉक है, टिकटॉक को हमने अंत में बैन ही किया। हमारे पास कोई रेगुलेटरी थी टिकटॉक को लेके? नहीं, लेकिन हमारे लोगों का डाटा पूरा किसके पास है? टिकटॉक के पास। हमें रील्स देखना जरूरी है, हमें देश की सुरक्षा अखंडता। बोला ये तो सरकार का काम है। बोला तुम्हारा काम क्या है? बोला हम बस ऐसे ही नाचते गाते रहेंगे, कूदते रहेंगे, अय्यासियां करते रहेंगे, और अंत में पूछ लेंगे सरकार क्या कर रही थी। भाई तुम क्या कर रहे थे? वोट दे के फ्री हो गए क्या? टैक्स कभी तुमने दिया नहीं? बोला सर देते हैं। अरे मुझे पता है कितना देते हो रे, मुझे पता है, ऐसे थोड़ी है, मैं भी इस देश का ही नागरिक हूं। जो देते हैं वो देते हैं, बाकी नहीं देते वो ना देने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं, और कितने प्रयत्न कर रखे हैं लोगों ने कि टैक्स ना देना पड़े, बस अच्छी वाली सड़क मिले, अच्छा वाला हॉस्पिटल मिले। अगर मैं हॉस्पिटल में हूं तो मैं अच्छा काम नहीं करूं, अच्छा सा स्कूल मिले, लेकिन अगर मैं स्कूल में हूं तो स्कूल में ठीक से पढ़ाऊं नहीं। ये हमारे देश की सच्चाई है। एक्चुअली हम उस कहावत को चरितार्थ करते हैं कि ईश्वर ने आंखें दी, वो सिर्फ आगे ही देखती हैं, स्वयं को नहीं देख पाती। हम दूसरे को देखते रहते हैं, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, इसने वो किया, उसने वो नहीं किया। कभी है ये नजर हमारी तरफ नहीं पड़ती कि हमने सच में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हर व्यक्ति हिंदुस्तान का स्वयं की जिम्मेदारी निभा ले, दूसरे से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सोचो, भारत की साइट पर, भारत की सोशल मीडिया साइट पर फेक न्यूज कौन फैलाता है? भारत के लोग सर, विदेशी तो फैलाते नहीं। विदेशी फैलाएंगे भी तो कितने फैलाएंगे? भारत के लोग फैलाते हैं कि नहीं फैलाते? यस सर। अभी सोचो, भारत के लोग ही सोच लें कि हमें फेक न्यूज नहीं फैलानी है, इससे हमारा देश खतरे में आएगा। लोकतंत्र वोकतंत्र को साइड में रख दो, हमारा देश खतरे में आ जाएगा। तो फैलेगी क्या? किसी रेगुलेटर की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। डीप फेक है बेटा, वो इतना रियल हो चुका है, इतना रियल हो चुका है डीप फेक। मैंने अभी नवरात्रा चल रहे हैं, मैंने एक स्टेटस देखा, मेरे मोबाइल पे दिखा रहा था, किसी मेरे भैया ने लगाया था। तो भाई वो इतना रियलिस्टिक, एक छोटी सी बच्ची साथ में एक छोटा सा शेर, जब वो दोनों चल रहे हैं, वो बच्ची इतनी प्यारी दिख रही है, ऐसा लग रहा है साक्षात देवी उतर गई है। एआई का कमाल देखा, मतलब ऐसा लगा पहली बार सोच के कि यदि हाँ देवी का बचपन किसी ने देखा होगा तो देवी इसी तरह की रही होंगी। छोटा सा शेर, मतलब क्या बताऊं, मन मोह लिया था उसने। तो भाई डीप फेक है, वो वास्तविक दिखती है, एकदम वास्तविक।
अगला, इंटरनेट की गोपनीयता के कारण स्रोत और जिम्मेदार व्यक्ति, भाई इंटरनेट की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है। आपसे व्हाट्सएप भी बोलता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, आपको पता है या बोलने वाले को पता है, बीच में किसी को नहीं पता, सुनने वाले और बोलने वाले या फिर पढ़ने वाले और लिखने वाले के अलावा किसी के बीच में कुछ नहीं पता। सरकार को भी अगर चीजें पता लगानी है तो पहले व्हाट्सएप कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मेटा से, और वहां से फिर उसको चीजें निकालनी पड़ेंगी, और हो सकता है तब तक बहुत देर हो जाए। इसीलिए सरकार क्या करती है, इंटरनेट ही बंद कर देती है, एरिया का लो बंद हो गया, अब फैलाओ खबर। चलिए, सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण लोग अक्सर वही फेक न्यूज को मान लेते हैं जो उनके विचारों से मेल खाती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम हमेशा उसी बात को मानते हैं या मानना चाहते हैं जो हमारे अनुकूल होती है। हम सत्य बात को स्वीकार करने के पक्ष में कभी होते ही नहीं है। हम सिर्फ हमारे अनुकूल है तो सही है, हमारे प्रतिकूल है तो गलत है। ये हर व्यक्ति की टेंडेंसी होती है, ये सिर्फ एक सामान्य टेंडेंसी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। भारत ने क्या क्या पहले किए बेटा फेक न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए? तो 2000 के अंदर एक्ट लेके आया अपना, आईटी एक्ट। सरकार को ऑनलाइन सामग्री और मध्यस्थों को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार है साहब। जिस तरीके से चाहे उस तरीके से सरकार क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है इन लोगों को। आईटी नियम 2021 लेके आए अपन, मध्यस्थों और गैर कानूनी तथा भ्रामक सामग्री साझा करने से इसको रोकता है। मध्यस्थों को, भाई आप गैर कानूनी और भ्रामक सामग्री नहीं साझा कर सकते हो। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तथा जांच इकाई सरकार से संबंधित गलत और भ्रामक खबरों का क्या करती हैं, खंडन करती रहती हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 के आम चुनाव के अंदर मिथक बनाम वास्तविक रजिस्टर शुरू किया गया। भाई रजिस्टर ऐसा नहीं कि रजिस्टर खोल के उसके अंदर जाके इलेक्शन कमीशन लिख रहा हो नहीं भाई, ये उसकी साइट पर था, मिथक बनाम वास्तविक, ऑनलाइन था, मतलब लाइव ऑनलाइन था ये, ऑनलाइन। ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना करी गई थी, I4C। I4C देख लो भाई, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लगता है दूर से देखने में कि चीज सिर्फ मेंस के लिए, आपसे पूछ लेगा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C क्या है, किस चीज के लिए, आपसे सिर्फ I4C पूछेगा, हो गया काम, है ना। I4C मतलब साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ढांचा उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पे आप जाके शिकायत दर्ज कर सकते हो। नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से साइबर अपराध रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। समझ में आई इतनी सी बात? चलिए आगे चलता है। अब देखते हैं बेटा अगला, फेक न्यूज से आप बाहर आ जाओ, अब चलते हैं विश्व की सैर करने के लिए पूरी दुनिया में। हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पड़ोसी देश के पड़ोस में पनौती रहती है हमारे में एक पाकिस्तान। समझ में नहीं आता मेरे तो किस चीज का क्या ही है ये, मतलब ना तो ये समझ में आता ये कोई देश है, ना ये समझ में आता ये कोई धर्मशाला है। इधर तो कोई, कभी कभी लगता है कि जो गटर की भूमिका होती है वही पाकिस्तान की भूमिका है। कभी कभी तो इनको देख के लगता है कि 47 में जो हुआ वो ठीक ही हुआ भाई। चलिए, तो सऊदी पाकिस्तान का रक्षा समझौता हुआ है, सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने रक्षा समझौता किया। रक्षा समझौता, पाकिस्तान ने कहा देखो भैया इंडिया हमें बहुत पीटता है, ठीक है, हम कर रहे हैं सऊदी अरब से रक्षा समझौता कि भैया अगर हम पिटे तो वो आपको पीटा माना जाएगा, आप पिटे तो वो हमें पीटा माना जाएगा। देखो भाई देखने में तो बड़ी सामान्य सी बात लगती है, लेकिन कुछ कड़ियां मैं आपको जोड़ के यहां बताता हूं, आपका सोचने का या देखने का तरीका थोड़ा सा प्रभावित होगा उस चीज से। कुछ समय पहले देखा आपने ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तानी सेना का जनरल आसिफ मुनीर भाग के जाता है अमेरिका। किधर पहुंचता है? अमेरिका। अमेरिका में पता नहीं क्या मीटिंग होती है उनकी, गुप्त मीटिंग जो मीडिया के अंदर बाहर नहीं आई, ना ही उसके कोई फोटोग्राफ आए, कुछ नहीं आया। अमेरिका में ट्रंप साहब से मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, कुछ बातचीत होती है, उसके बाद वो लौट के आ जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान लौट के आने के बाद जो ट्रंप और मोदी जी की बहुत अच्छी गहरी मित्रता थी उसके अंदर हल्की सी दरार आती है और भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं या भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का कोई वैसे कारण नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की मुलाकात होते ही भारत के ऊपर टैरिफ। अब उसने क्या बेचा ये मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पूरा ही पूरा गिरवी रख दिया होगा कि हम आज से आपके गुलाम हैं ट्रंप साहब, जो आपका जचे जो जी करे तो हमें
हमें गुलाम की तरह ट्रीट करो और चाहे हमें नौकर बना के रखो। मुझे तो लग रहा है आसिम मुनीर ने जाके बूट ही पॉलिश किए होंगे ट्रंप के, और तो क्या ही कर सकता है। उसके बाद आप देखते हो सऊदी अरब और भारत के जो बहुत घनिष्ठ, बहुत अच्छे रिलेशन थे, सऊदी अरब हमारे मोदी जी को पहुंचते ही वहां अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करता है। वो उसको ये सब पता है कि पाकिस्तान और भारत के कैसे संबंध है, इस चीज को भी वो ध्यान में नहीं रखता और पाकिस्तान से क्या कर लेता है, रक्षा समझौता। सऊदी अरब अमेरिका का पिट्ठू देश है। अमेरिका जो बोल देगा कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएगा, बोले टॉयलेट कर दो तो टॉयलेट कर देगा, बोले टॉयलेट करते करते बंद हो जाओ तो वो भी बंद कर देगा। ये स्थिति है अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशनों की। अमेरिका ने कॉल किया सऊदी अरब को, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में क्या कर लिया, टाई अप कर लिया। पाकिस्तान के साथ में कैसा टाई अप किया, कैसा टाई अप किया, बोला अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो वो अटैक माना जाएगा सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब पर जो अटैक होगा वो माना जाएगा पाकिस्तान के ऊपर अटैक। अभी सऊदी अरब उतनी बड़ी सैन्य शक्ति नहीं है, लेकिन भारत ऑयल के लिए, भारत ऊर्जा के लिए अब भी अपना बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 35 से 40% हिस्सा अरब पर ही डिपेंड करता है। अगर सोचो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की जरूरत पड़ी और उधर से सऊदी अरब बोला कि हम तेल नहीं देंगे, तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। एक तो युद्ध के समय पर मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन खुद से ही बढ़ता है, और ऐसी स्थिति में अगर ऑयल और गैस की प्राइस भी बढ़ी तो भारत को किस कदर मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा, किस कदर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई छोटी सी बात। तो इन सब चीजों को लेकर भारत को चिंतित होने की बहुत आवश्यकता है। अब उसी चीज के बारे में अपन यहां पढ़ने वाले हैं कि सऊदी और पाकिस्तान का रक्षा समझौता क्या है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज को अपन देखेंगे। और ऐसी बात नहीं है भारत के ऊपर सिर्फ प्रभाव ही प्रभाव पड़ेगा। अब भारत ने भी बढ़िया लठ तेल पिला के शुरू कर तैयार रखा है कि अगर ऐसा हुआ तो अपन ऐसा कर देंगे। जैसे ही पहुंचा भारत चाइना और रूस से जाके हाथ मिलाया, चाइना से जाके हाथ मिलाया, बस प्रेसिडेंट से हाथ ही मिलाया था कि उधर से बोला कि हमने भारत को खो दिया, हमने भारत को खो दिया। बोला जा रहे सफेद वालों वाले, लोमड़ी पर भरोसा किया जा सकता है, अमेरिका पर नहीं। अगर धोखे का कोई नाम रखा जाए तो वो यूएसए रखा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो चर्चा में क्यों है भैया सऊदी और पाकिस्तान का रक्षा समझौता? पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा मामलों में सहयोग और सुरक्षा से संबंधित स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, मतलब पारंपरिक या पारस्परिक रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ है। इसके तहत किसी एक देश के खिलाफ विदेशी आक्रामकता को दोनों देशों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत छोटी सी बात है। चलिए, इस प्रमुख समझौते की विशेषताएं और प्रभाव। तो यह सामग्री एक ऐसे समझौते का वर्णन करती है जिसमें दक्षिणी एशिया और खाड़ी क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने की क्षमता है। इसकी क्या क्षमता है, क्या विशेषता है? तो खाड़ी देशों के अंदर जो हमारे पारंपरिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं उनको बिगाड़ने की पूरी क्षमता है इसके अंदर। समझौते के प्रमुख घटक कौन कौन से रहे हैं भैया? तो समझौते में सामूहिक रक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन सी रक्षा? सामूहिक रक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें संयुक्त सैन्य तंत्रों की स्थापना का प्रावधान है कि जो जिस तरह से भारत और रूस ने एक समय पर संयुक्त किया, जैसे कि अमेरिका आया था बांग्लादेश या कहें तो पाकिस्तान के समर्थन में, तो रसिया ने क्या किया था, अपने सेना भेज दी थी, अपना जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी के अंदर उतार दिया था। उसी तरह से क्या है बेटा कि संयुक्त सैन्य तंत्रों की स्थापना होगी। मतलब अगर सऊदी अरब को आवश्यकता होती है सेना की तो कौन भेजेगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान को जरूरत होती है तो कौन भेजेगा? सऊदी अरब। वो बात अलग है, दोनों साथ में पिटेंगे। समझ में? हमारे यहाँ कहावत है पर मैं उसको बोल नहीं सकता यहाँ पे, चलो मैनिपुलेट करके बोल देता हूँ। जो दूसरे लोगों को बुला के लाता है ना उसका हिमायती पहले पिटता है, तो पाकिस्तान का हिमायती पहले पिटेगा और उसका प्रभाव देखने को मिल गया है। अरब सागर के अंदर सऊदी अरबिया के तेल के भरे जहाज खड़े थे, बोला इंडिया आ रहे हैं, इंडिया ने बोल दिया रोक दो रे उनको, 400 अरब रुपए का तेल बोला खड़े कर दो इसको अरब सागर के अंदर, भारत को नहीं चाहिए, भारत रसिया से ले लेगा। उधर से खबर आई कि नहीं ये तो हमारा और पाकिस्तान का वो आपसी मैटर है, इससे भारत का सऊदी अरब के संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भारत और सऊदी अरब के संबंधों पर। भारत बोला रे पागल समझाए हो क्या, तो चल होशियार मत बन,
हम उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं ले रहे। तू और तू टॉफी देने के मूड में। चलिए, समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ में खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। मतलब हमारा देश बन जाओ और हमारे दोस्त बन जाओ, और हमारे दोस्त बन के जो हमारी जानकारी हो उसको पाकिस्तान को पहुंचा दो। बोला बड़े कमाल के शत्रु हो आप तो। चलिए आगे और देखते हैं प्रभाव क्या होगा इससे। तो सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर ही देखो क्या प्रभाव होगा। तो ये समझौता पाकिस्तान को बेटा दोबारा से जिंदा कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान तो सब कुछ बेचने निकला है, ये खरीद लो वो खरीद लो। अभी सेना बेच दी उसने, सेना बेचने से क्या होगा सर जी, फाइनेंस, पैसा। अब चीन ने तो मना कर दिया, बोला भाई और नहीं देंगे, पहले जो दे दिया उसकी ब्याज ही लौटा दे, मूर तो छोड़ दे भाई, ब्याज लौटा दे। तू ब्याज लौटाने की भी कंडीशन में नहीं है, तो पापा जी के पास पहुंचा भाई अपना। समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या होगा बेटा, वित्तीय जीवन रेखा प्रदान कर देगा, फाइनेंस, दोबारा से पैसा मिल जाएगा पाकिस्तान को। मतलब भूखे नंगे भूखे लोगों को क्या मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी फिर से। ठीक है, पाकिस्तान को विश्व पटल पर रणनीतिक प्रासंगिकता भी मिल जाएगी। रणनीतिक प्रासंगिकता किस प्रकार से मिलेगी कि जो दुनिया के अंदर आतंकवाद का सबसे बड़ा पुरोधा देश है, उसी को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उसको आतंकवाद विरोधी संस्था का अध्यक्ष बनाने की बात हो जाती है। रेड्स का, जो कि आतंकवाद विरोधी संस्था है, उसका अध्यक्ष बनाने की बात किसको होती है, पाकिस्तान को। बोला ठीक है, मतलब दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को छोड़ के चले जाओ, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि नहीं है। तो क्या होगा बेटा, पाकिस्तान को रणनीतिक प्रासंगिकता भी यहां पर मिलेगी। सऊदी अरब पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि सऊदी अरब को ईरान, हौथिया और इजराइल की आक्रामकता जैसे क्षेत्रीय खतरों से खिलाफ क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा। भाई पाकिस्तान देखो इन देशों से ज्यादा तो पावरफुल है ही। पाकिस्तान बहुत, भले ही भारत के सामने उसकी कुछ नहीं चलती है, लेकिन फिर भी इधर तो ईरान से इन इजराइल पर भी भारी पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान अपने आप में ठीक ठाक है। वो बात अलग है सऊदी अरबिया वगैरह, इन लोगों ने तो शायद कभी मध्यकाल में हथियार उठाए होंगे तो उठाए होंगे, तब से तो फिर तेल ही बेच रहे हैं। चलिए, अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, हम एक्चुअली इस चीज को ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारत के सामने कुछ कूटनीतिक चुनौतियां आएंगी, भू राजनीतिक चुनौतियां आएंगी। सबसे पहली तो आएगी खाड़ी देशों के साथ में भारत की जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसको खराब होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सऊदी अरब देगा पाकिस्तान का साथ, और हमें जो पाकिस्तान के साथ बैठेगा उससे कोई मतलब नहीं है। जो पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो खाड़ी देशों के साथ में भारत के रिश्ते क्या होंगे, खराब होंगे। तो इतने लंबे समय से जो भारत के खाड़ी देशों के साथ में जो कूटनीतिक संबंध चलते आ रहे थे उनसे बड़ा धक्का लगेगा। दूसरी बात है, इस्लामिक सहयोगी संगठन है एक, IOC, पाकिस्तान को यहां पर समर्थन मिल जाएगा। हम इतने दिनों से हम क्या कर रहे थे, दुनिया में घूम घूम के, एस जयशंकर साहब हो चाहे मोदी जी हो, हम लोग क्या कर रहे थे, पाकिस्तान को दुनिया के अंदर अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान क्या हो जाए, अलग थलग हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे पूरा का पूरा फोकस किधर था कि पाकिस्तान थोड़ा सा अलग थलग दिखाई दे। हम लगातार अरब देशों के पास जा रहे थे। अरब देशों के पास जाने का यही हमारा मकसद था कि हम अमेरिका से तो पाकिस्तान को थोड़ा आइसोलेट कर चुके हैं, अगर हम अरब देशों से भी पाकिस्तान को आइसोलेट कर देते हैं तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं मिलेगा, पैसा ही बेटा सब कुछ होता है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, ना पैसा मिलेगा और ना ही UN के अंदर क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, तो FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट के अंदर चला गया तो फंडिंग बंद, या पाकिस्तान को कोई कर्ज भी नहीं देगा, ना IMF कर्ज देगा और ना ही वर्ल्ड बैंक कर्ज देगा। चाइना कब तक ही देता रहेगा इसको, भाई भिखारी को कोई एक आदमी कब तक ही भीख देगा। लेकिन सऊदी अरब के साथ समझौता होने से क्या हो गया है, इस्लामी सहयोग संगठन में सुदृढ़ संबंध दोबारा से पाकिस्तान स्थापित हो गया जिस जगह पर वो था। हमने इतने सालों से प्रयास किया था उसको आइसोलेट करने का, वो लगभग बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। अगर IOC का दोबारा से उसी पोजीशन पे पहुंचता है तो कश्मीर पर भारत विरोधी विमर्श को वो बढ़ावा दे सकता है। सऊदी अरब के पाकिस्तान को समर्थन के कारण पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को जो अलग थलग करने का भारत जो प्रयास कर रहा है वो भी क्या हो जाने, प्रभावित हो जाने। चलिए आगे देखते हैं, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा पर भी खतरा। भाई भारत तो ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है सर, अरब पर, सऊदी अरब पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किस पर है, सऊदी अरब पर है। अरब में रह रहे हैं अपने प्रवासी भारतीय, वो तो बहुत ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं अपन को। भाई अपने को, अपन जो लोग बहुत सारे देशों से, जैसे चाइना है उसके साथ भी अपन ट्रेड डेफिसिट का
सामना कर रहे हैं, मतलब व्यापार असंतुलन या व्यापार घाटे में जा रहे हैं, उस चीज को हम काउंटर कैसे कर पा रहे हैं? फिर भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता क्यों जा रहा है? हम भाई व्यापार घाटे में हैं, लेकिन फिर भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। उसका कारण है विदेशों से भारतीयों के द्वारा भारत के अंदर भेजा गया रेमिटेंस। सऊदी अरब या अरब देशों के अंदर बहुत भारतीय रहते हैं, और वहां से वो दिरम पे दिरम, देखा नहीं आपने कल परसों वाले मैच में, कल वाले मैच में, या जो भी मैच होता है इंडिया का कहीं पे हो वैसे तो दुनिया में, लेकिन दुबई के अंदर हुआ शायद, आई थिंक। तो दुबई के अंदर होने के बावजूद भी इतने दुबई की जनता है, उतने लोग तो भारतीय भरे पड़े थे स्टेडियम के अंदर। चलिए आगे। सैन्य और तकनीकी हथियारों की दौड़, पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पैसा। पैसा मिलते ही पाकिस्तान क्या करेगा? सबसे पहले भारत को काउंटर करने के लिए हथियारों की दौड़ करेगा, हथियार खरीदेगा। किससे खरीदेगा? पापा जी से। पहले तो अमेरिका ने अपन को बेच दिए, अब अमेरिका किसको बेचेगा? पाकिस्तान को। रहा वैसे कुछ मात्रा में, या आधा पाकिस्तान रखा है चाइना के पास गिरवी, अब आधा रख जाएगा अमेरिका के पास में गिरवी। अब जब पाकिस्तान खरीदेगा तो क्या भारत हटेगा पीछे? नहीं, भारत और भी ज्यादा खरीदेगा और भी ज्यादा बनाएगा। पाकिस्तान तो सिर्फ खरीद सकता है, अपन खरीद भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा बेटा? हथियारों की एक दौड़ शुरू हो जाएगी, सैन्य और तकनीकी दौड़ शुरू हो जानी है दोबारा से अपने क्षेत्र के अंदर। तो सऊदी अरब का वित्तीय समर्थन पाकिस्तान को लड़ाकू ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर युद्ध तकनीकी में निवेश करेगा, निवेश करने की क्षमता देगा बेटा। इससे क्या होगा? सैन्य क्षमता को तेजी से आधुनिक बना सकता है पाकिस्तान अपनी को, और इस कारण भारत भी एआई, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे वॉरफेयर की दौड़ में शामिल हो जाएगा। तो हमारा जो ध्यान जा रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट और हमारी आबादी, हमारी आवाम के जो विकास में जो हमारा ध्यान जा रहा है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा, पीछे रहेगा। चलिए भाई, आगे की राह क्या हो सकती है भाई? भारत कैसे काउंटर करेगा इस चीज को? क्या भारत हाथ खड़े कर देगा? ऐसा तो है नहीं भारत बोले भैया अब तो तुम सऊदी अरब के पास पहुंच गए, अब हम क्या ही करेंगे, रोने थोड़ी ना बैठेंगे। तो फिर क्या होगा? भारत को सऊदी संबंधों को पाकिस्तान के बजाय आर्थिक हितों जैसे ऊर्जा, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित करना चाहिए। हमें ध्यान नहीं देना चाहिए सऊदी अरब और पाकिस्तान का क्या रिलेशन चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा सुरक्षात्मक दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें ऊर्जा के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सऊदी अरब से संबंध और अच्छे गहरे स्थापित कर देने चाहिए। कोई भी देश है बेटा, सबको पैसा चाहिए, जहां फायदा होगा उससे रिलेशन अच्छे होते हैं हमेशा। पाकिस्तान को क्या भिखारी है, कितने दिन भीख देगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल सऊदी अरब भी बोलेगा भाई ये तो अपने को मेरे को अपने जैसा ही करे देना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए भाई? ऊर्जा, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सऊदी अरब से संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें ईरान से अपने संबंध मजबूत कर लेना चाहिए। अमेरिका ही तो हीरो बनना है बीच बीच में, है बनना है कि नहीं बनना? बनना है, तो हमने ईरान से और प्रगाढ़ कर लो, और अमेरिका से बोलो टक 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 टक, क्या चाहिए भाई? समझे कि नहीं समझे? भाई अमेरिका हीरो बनना है, आप ईरान से हाथ मिला लो अच्छे से। इसके अलावा बेटा आपका INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको भारत को गति देनी चाहिए। जो भारत से शुरू होगा, मुंबई से शुरू होगा, अरब सागर से होते हुए फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से फारस मतलब ईरान, ईरान से होते हुए पूरा यूरोप, यहां तक जाएगा। इसके माध्यम से हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भी पहुंच बना लेनी चाहिए, और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करना चाहिए। संतुलित क्या करना चाहिए? ऊपर देते रहो अफगानियों को, अफगानियों वैसे ही जूते मारते रहेंगे पाकिस्तान को। अफगानियों को लगता है कि हम पाकिस्तान और उसकी आर्मी को तो चप्पलों से पीट देंगे, बताओ रे, इससे ज्यादा और क्या दुख की बात हो सकती है कि आपका पड़ोसी ये सोचता है कि चप्पलों से पीट देंगे आपकी सेना को। तो लुक वेस्ट पॉलिसी को अपन को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। भारत को लुक वेस्ट पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और भारत की छवि स्थिर और भरोसेमंद साझेदार के रूप में सुदृढ़ करनी चाहिए। मतलब हमें जिससे भी हाथ मिलाएं उस व्यक्ति को या उस देश को ऐसा लगे कि हाँ भाई हमने किसी ढंग के देश के साथ में हाथ मिलाया है, और वो ये देश सोचे कि भाई ये देश जो भारत है वो भरोसेमंद है, संकट के समय पर हमारा सहयोग जरूर करे। चलिए आगे अब देखते हैं भैया भारत के अंदर टीकाकरण अभियान। भारत का टीकाकरण अभियान चर्चा में क्यों है? देखो, भारत के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, और स्वास्थ्य भारत के अंदर हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है।
तो हम यहाँ देखेंगे कि भारत का टीकाकरण अभियान क्या है, इसके अंदर क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और कहां तक हमने सक्सेस को प्राप्त कर लिया, हमने सफलता को कहां तक प्राप्त कर लिया है, और जो भी चीजें पीछे छूट गई हैं उनको भी साथ में लेकर आने का क्या तरीके भारत के द्वारा अपनाए जा सकते हैं। हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। चलिए, भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। तो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम कौन सा है? तो भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जो प्रतिवर्ष लगभग 2.6 करोड़ बच्चे और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीका लगाता है। छोटी मोटी आबादी नहीं, प्रतिवर्ष लगा देते हैं इतना तो अपन लोग। यूरोप के बहुत सारे, अपने इजरायली की पूरी आबादी 96 लाख है। सोचो कितने सारे इजरायली को तो हम हर साल टीका लगा देते हैं। ठीक है, इसके बावजूद दूरस्थ क्षेत्रों, प्रवासी जनसंख्या और टीकाकरण में हिचकिचाहट रखने वाले समुदायों तक पहुंचना बाकी है। कई लोगों, आपने कोविड के टाइम पे देख लिया था कि जैसे ही टीका लगाने की बात आई तो शुरुआत में तो हमारे लोगों ने कह ही दिया भाई कि जो कोविड का टीका लगवाएगा, तो हमारे देश के अंदर दूसरा एक समुदाय है वो भड़क जाता है तुरंत। जैसे ही बात आती है कि कोविड का टीका लगवाओगे तो आपके अंदर नपुंसकता आ जाएगी, तो हमारा दूसरा वाला समुदाय हो गया, बोला ना ऐसे कैसे हो सकता है, हम आए और किसी को दुनिया में नहीं लाए, ये कैसे संभव है? हम आए तो हमारे पीछे बहुत सारे आए, ये ठीक है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां रखते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर चले जाओ, आज भी इंजेक्शन देख के लोग भाग जाते हैं, बुलेट देख के, गोली देख के नहीं पाते। बुलेट का मतलब बुड़ुम बुड़ुम वाली बुलेट नहीं, टम टम वाली बुलेट, थड़ाक थड़ाक चलती है वो वाली। ठीक है, चलिए, तो हिचकिचाहट रखने वाले समुदायों तक पहुंचना अभी भी क्या है बच्चा पार्टी, एक चुनौती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में टीकाकरण की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में टीकाकरण की क्या स्थिति है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ बेटा ये, और 1985 में इसका नाम क्या कर दिया गया, यूआईपी। ये 12 बीमारियों के खिलाफ में मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता था, जैसे पोलियो थी, खसरा था, टेटनस था, हेपेटाइटिस बी था। उसके बाद हमने 2014 में शुरू किया मिशन इंद्रधनुष। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि सिर्फ एडिटोरियल जो है वो सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा उसकी समझ विकसित होगी, समझ विकसित होगी तो बहुत सारे प्रश्न तो आप समझ के आधार पर कर दोगे रे भाई। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में शुरू हुआ। उद्देश्य था सभी छूटे हुए आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से कवर कर लेना, जो छूट गया उसको भी कवर कर लेना है। और बच्चा पार्टी जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिन्होंने मान लो किसी के 3 टीके लगने थे, एक ही लगवा के घूम रहा है, तो आंशिक रूप से टीकाकृत लोग थे। गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0 2023 में इसका लक्ष्य था 5 वर्ष तक छूटे हुए बच्चों, 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो टीकाकरण से छूट गए हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो टीकाकरण से छूट गई हैं, उनको क्या करना है, टीका लगाना है। 2024-25 के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज लगभग 98% हमने क्या किया, इसके अंतर्गत कवर किया है। इसके बाद में हमारी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं भाई आज तक, उपलब्धियां कोई हैं या नहीं है? तो पहला, पोलियो मुक्त भारत। भारत क्या हो चुका है, पोलियो मुक्त। तो भारत ने वर्ष 2014 में यह दर्जा प्राप्त कर लिया, जो एक बड़ी वैश्विक सफलता है। टिटनेस का उन्मूलन कर दिया हमने 2015 के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से रोग का भारत से उन्मूलन हो चुका है? पोलियो का हो चुका है, टिटनेस का हो चुका है। ठीक, तो सर किसी के टिटनेस नहीं होगी क्या? अरे भाई ऐसे कटोगे फकोगे तो टिटनेस होगी। टिटनेस के साथ में पैदा होने वाले बच्चों से टिटनेस का उन्मूलन कर दिया। ठीक है चलिए, वैसे तो अब आजकल किसी को टिटनेस नहीं होता है, टीकाकरण हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं होती। 100 में से 98 लोग सुरक्षित हैं तो वो एफिशिएंट है। यूविन पोर्टल, भाई कोविन की तरह आप यूविन का पोर्टल बनाओ, ऐसा विकसित हुआ है। यह गर्भवती महिला और 16 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण की डिजिटल ट्रैकिंग प्रदान करता है, विशेषकर प्रवासी आबादी के लिए। प्रवासी आबादी का मतलब आज यहाँ पे रह रहे हैं, कल वहां पे जाके बस गए, परसों वहां पे बस गए, तरसों वहां पे बस गए, मतलब जहां भी है वहां से चल के अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। चलिए, ईविन इलेक्ट्रिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, यह टीकों के लॉजिस्टिक मतलब भंडारण और वितरण की रियल टाइम की निगरानी रखता है। तो ईविन का संबंध किससे है बेटा? तो टीकों के जो लॉजिस्टिक्स हैं उनकी रियल टाइम निगरानी से है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। सार्वभौमिक टीकाकरण की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है? तो भैया दूरस्थ और जनजातीय आबादी है, भैया बहुत दूर दूर है।
आप जाओ कभी छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जब आपको पता लग जाएगी कि आदिवासी जनसंख्या कहाँ कहाँ रह रही है, वहां तक कनेक्टिविटी ही नहीं है, वहां तक सिर्फ पैदल पहुंचना है। अब सोचो इतना सामान लेके मेडिकल लाइन के लोग कैसे ही पहुंच जाएंगे वहां तक। वो तो बेचारे सोचते हैं कि तुम बाहर आ जाओ रे भाई, और कई कई बार तो उनको तीरों का सामना करना पड़ता है। मैंने एक चीज देखी थी कि बांग्लादेश से घुसपैठिए ऐसे घुस रहे थे, तो वहां के आदिवासी लोग उनको तीर मार मार के भगा रहे थे। अब सोचो भाई, है ना। चलिए, टीकाकरण में हिचकिचाहट मतलब गलत सूचना, सांस्कृतिक धारणाएं हैं कि भाई पूरी बॉडी, ईश्वर ने जिस प्रकार की बॉडी दी है उसके अंदर कोई छेद एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, छेद सिर्फ उतना ही रहने चाहिए जितने ईश्वर ने दिए हैं। ठीक है। सांस्कृतिक धारणाएं और टीकाकरण विरोधी प्रचार के कारण कुछ समूहों का संकोच अभी तक बना हुआ है। पढ़े लिखे लोगों का बना हुआ है भाई, दूसरे लोगों को तो छोड़ ही दो। हम लोगों को एक बहाना मिल गया, हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि भाई कोविड-19, कोविड वाली वैक्सीन लग रही है। चलो मैं मान लेता हूं एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन एकमात्र वही फैक्टर है, ये तो गलत बात है। हिंदुस्तान की पूरी आबादी को एक साथ खड़ा करो और खड़ा करके उनको सिर्फ 5 किलोमीटर लगातार दौड़ा दो, 150 करोड़ की आबादी में से 50 करोड़ तो कल ही कम हो जाएंगे। ये स्थिति है हिंदुस्तान की। ठीक है। चलिए, और कहीं 10 किलोमीटर दौड़ा दिए तो 150 करोड़ कम हो जाए, 100 करोड़ कम हो जाएंगे, 50 ही रह जाने हैं। और जो 50 रह जाएंगे सही मायने में वही स्वस्थ लोग हैं। मैं भी उन लोगों में से हूं जो 10 किलोमीटर ना भाग पाऊंगा भाई, ऐसी बात नहीं है मास्टर कोई मिल्खा सिंह बना घूम रहा है। चलो, महामारी व्यवधान। तो कोविड-19 ने नियमित रूप से जो सेवाएं चल रही थी उनको बाधित कर दिया, नियमित रूप से जो प्रोग्राम चल रहे थे टीकाकरण के उनको बाधित कर दिया। सारा का सारा ध्यान किधर चले गया, कोविड पर। तो पूरे के पूरे जो काम हो चुके थे टीकाकरण के क्षेत्र में उनको सबको रोकना पड़ा। अब उनको दोबारा चालू कर रहे हैं। चालू करना बड़ा मुश्किल होता है, एक बार कोई चीज बंद हो जाए तो उसको चालू करना बहुत मुश्किल होता है। उतनी ही मेहनत लगती है जितना प्रारंभ करने में लगी थी। जागरूकता कम, घनी आबादी वाली झुग्गी बस्तियां हैं, हाशिए पर लोग हैं। अब उन लोगों के कहां कहां घूमोगे उनके पास में भाई, घूमोगे कैसे, कैसे पकड़ोगे उनको, कैसे मॉनिटरिंग करोगे। आज यहां बेलदारी कर रहे हैं, कल कहीं और कर रहे हैं, कल इस स्टेट में, परसों उस स्टेट में, कैसे ही काम हो पाएगा। चलिए आगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे की राह भारत के लिए क्या हो, तो पोलियो उन्मूलन अभियान की सफलता को अन्य अभियानों में दोहराना चाहिए। भाई बोलना चाहिए हमने पोलियो को समाप्त कर दिया है, पोलियो खत्म हो चुका है, आप आओ दूसरी बीमारी को भी हम समाप्त कर देते हैं। जागरूकता और कवरेज बढ़ाओ, भाई मीडिया की भागीदारी को निरंतर उसमें रखो, ध्यान के अंदर रखो। बेहतर समन्वय कार्यक्रम का कार्यान्वयन करो। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण टास्क फोर्स का गठन करो। कम कवरेज वाले क्षेत्रों में छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करने के लिए व्यापक अभियान चलाओ। सटीक रिकॉर्डिंग करो। निगरानी के लिए यूविन पोर्टल का उपयोग करो। यहां से आपको आरएस में कैसा भी प्रश्न बने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हेल्थ स्ट्रक्चर को लेके या टीकाकरण को लेके, आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए भाई आगे देखते हैं। आज का सबसे अंतिम एडिटोरियल, संयुक्त राष्ट्र @80 सुधारों की जरूरत। @80 का मतलब है कि हाल ही में न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का 80वां वर्षगांठ मनाया गया है। 80वां स्थापना दिवस बोलो इसको, या 80वीं वर्षगांठ मनाओ। इस वर्षगांठ के बाद में भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों को इकट्ठा किया, बोला देखो भाई नॉन अलायंस मूवमेंट वाले सारे के सारे इधर आ जाओ, अब तुम्हारा नाम नया हो गया है, अब तुम्हारा नाम है ग्लोबल साउथ। मतलब इक्वेटर से नीचे के जितने देश हैं वो सबके सब ग्लोबल साउथ में। सबको इकट्ठा किया, सबको न्यूयॉर्क में एक हॉल में बिठाया और हॉल में बिठा के सबसे पूछा, अच्छा ये बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ क्या आपकी समस्याओं को सुनता है? क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या आपकी समस्याओं को सुनता है? बोला नहीं सुनता सर जी। बोला क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की समस्याओं का समाधान निकालने के योग्य रहा है? बोला नहीं रहा गुरुजी। यूक्रेन के साथ में लड़ाई हो रही है, संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन को बचा पा रहा है रसिया से? बोला नहीं। क्या ये संयुक्त राष्ट्र ने अर्मेनिया को बचा पाया अजरबैजान से? बोला नहीं। बोला क्या चाइना रोज इस देश पर उस देश पर अपना दावा ठोकते फिरता है, क्या चाइना के उन दावों को रोक पाया यूएन? बोला नहीं। इजराइल के मसले का समाधान निकाल पाया? नहीं। शरणार्थियों की समस्या का समाधान हो पाया?
नहीं, जब कुछ नहीं हो पाया तो संयुक्त राष्ट्र संघ को या तो अपन को शटर लगा देना चाहिए और या फिर इसके अंदर सुधार करने चाहिए। बोला सुधार करने चाहिए, आप मानते हो कि नहीं मानते? बोला मानते हैं गुरुजी। उन्हीं चीजों को अपन पढ़ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र @80 सुधारों की जरूरत। चर्चा में क्यों, देख लो। तो संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर इसमें बदलाव की मांग की गई है। किसने की गई है? भारत, और भारत के साथ में ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे कुछ देश और ग्लोबल साउथ के कुछ देश। ग्लोबल साउथ का मतलब कि सर जी दुनिया के बीचों बीच से इक्वेटर निकली है, इक्वेटर के नीचे जितने भी देश एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे ग्लोबल साउथ के नेशन है। ठीक है, ज्यादातर देश ग्लोबल नॉर्थ के अंदर आते हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ क्या है? तो इक्वेटर के नीचे स्थापित देश। इस अवसर पर इसमें बदलाव की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मौजूदा ढांचा जो एक पुराने युग के लिए बनाया गया था, अब भू राजनीतिक संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलावों जैसी आज की समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं रह गया है। इसकी संरचनात्मक कमियां, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद P5, इन पे हमेशा से ही डाउट होता रहा है। अपना मतलब पड़े तब गाजा बाजा लेके चढ़ जाओ किसी के ऊपर, और अपने पास क्या है? एक वीटो नाम का नाटक है। वीटो लगते ही बेटा यूएन महासभा भी कुछ नहीं कर सकती। मतलब P5 देशों में से किसी एक देश का वीटो पूरी बाकी की रही बची दुनिया पर भारी है। अगर मान लो दुनिया के 100 देश मिलकर एक प्रस्ताव लेकर आए, 100 छोड़ो, 193 में से 192 देश मिलकर एक प्रस्ताव लेके आए, और एक देश ने P5 में से किसी एक देश ने अगर उस पर वीटो का यूज कर दिया तो बाकी 192 देशों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है, वो प्रस्ताव वहीं के वहीं गिर जाना है। कितनी खतरनाक बात है ये। बोला ऐसे एब्सोल्यूट पावर किसको दी जा सकती है? ठीक है, तो इसकी संरचनात्मक या संरचनागत कमियां, जैसे विशेष रूप से सुरक्षा परिषद P5 का पुराना ढांचा विश्वसनीयता को खो गया। या तो फिर आपके अंदर इतनी दम होनी चाहिए P5 के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर शांति रहेगी, मतलब रहेगी। अगर अमेरिका भी ज्यादती करता है तो P5 के बाकी देश जो है P4 वो अमेरिका के अगेंस्ट में खड़े हो जाए लठ लेके, बोला करके देख, तब तो ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां भैया? वीटो शक्ति की समस्या, यही तो मैं बोल रहा था। P5 में कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। कई लोगों का कहना है कि P5 में एक देश भारत भी हो सकता था चीन की जगह पर, लेकिन हमने चीन को थाली में परोस के P5 की सदस्यता दे दी। भाई अपने देश के अंदर बतेरी समस्याएं थी, हमारे देश के अंदर गरीबी थी, भुखमरी थी, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी थी, देश के अंदर इंडस्ट्री के नाम पर कुछ नहीं था। अगर हम P5 के नेशन के P5 के सदस्य बनते उस समय पर तो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते। हमारी मजबूरियां ज्यादा थी मजबूतियों की अपेक्षा, इसीलिए हमने चाइना को दे दिया। चलिए, किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, बड़े संकटों पर भी निर्णय रुक जाते हैं। भाई कितना भी बड़ा संकट हो, अभी देखो इजराइल का पूरे अरब के साथ में युद्ध चल रहा है, कुछ देश इसकी तरफ से लगा देते हैं वीटो, कुछ देश उसकी तरफ से वीटो लगा देते हैं, खत्म का। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ जब भी बड़ी मुहिम चलाई है यूएन के अंदर, चाइना खड़ा हुआ है और वीटो लगा दी, बोला ऑब्जेक्शन मीलॉट, और काम खत्म। पूरे करे धरे पर पानी। आप चाहे 50 देश एक तरफ हो चाहे 100 देश एक तरफ हो, लेकिन एक वीटो आप देशों की स्वायत्तता पर भारी पड़ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल, रूस ने यूक्रेन पर प्रस्ताव रोक दिए, अमेरिका ने इजराइल की आलोचना प्रस्ताव रोक दिया। भाई इजराइल की आलोचना के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं आ सकता यूएन के अंदर, समझ लो मेरी इसी बात को। पुराना ढांचा है भैया, यूएनएससी की संरचना 1945 के हालात और वही नियम चल रहे हैं, अभी तक वही संरचना चल रही है, वही कार्यप्रणालियां चल रही हैं। ठीक है, नई शक्तियां जो बन चुकी हैं विश्व के अंदर, भारत है, ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है। या 1945 में ठीक है उतने पावरफुल नहीं थे, जर्मनी और जापान दोनों बर्बाद ही हो चुके थे 1945 के अंदर। ब्राजील और भारत का कोई अस्तित्व था ही नहीं 1945 के अंदर, लेकिन आज तो है। ये चारों देश एक तरफ खड़े हो जाएं तो इनमें से कौन सा देश है जिसको धूल नहीं चटा सकते? किसी को भी चटा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ युद्ध ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में। ग्लोबल साउथ का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है भाई यूएन के अंदर। मतलब दक्षिण वाले देश तो ऐसे ही मर जाओ सारे के सारे। संघर्ष और संकट हल करने में अक्षमता, मतलब सर जी रवांडा का, बोस्निया का, सीरिया का, सूडान का, म्यांमार का, ये सारे के सारे मामले अनसुलझे मामले पड़े हैं P5 के होते हुए भी आज तक इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। 2003 से अब तक 3 लाख मौतें हो चुकी हैं बेटा दारपुर के अंदर।
इसके बावजूद भी कोई असरदार कदम नहीं उठाया गया है। वित्तीय निर्माण देखो, अमेरिका अकेले ही 22% देता है यूएन को चलाने के लिए, मतलब विश्व के इतने देश 22% अकेला अमेरिका दे रहा है, तो यूएन के अंदर किसकी बात मानी जाएगी? अमेरिका की। सही मायने में अमेरिका ने यूएन को इसलिए ऑपरेट किया है या इसलिए बना रखा है कि अमेरिका इसके माध्यम से पूरी दुनिया के नेताओं को एक जगह बिठाए और अपना इन्फ्लुएंस बना के रखे। ठीक है, चलिए। दानदाता देशों के दबाव में नीतियां बदल जाती हैं। अकेला अमेरिका इतना दे रहा है, अगर हम P5 की बात करें तो P5 ही मिलके लगभग 60% से ज्यादा का अनुदान दे रहे हैं। मैं कहूँ 70% अनुदान कौन दे रहा है? P5 दे रहा है। बात किसकी मानी जाएगी? P5 की। भाई तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, क्या ही करोगे आप लेके? चलिए आगे देखते हैं। कूटनीतिक और प्रशासनिक कमजोरियां हैं भैया, भ्रष्टाचार है, धीमी कार्रवाई है, पारदर्शिता की कमी है। शांति रक्षक जो जाते हैं वो यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले हैं उनके ऊपर। भाई आप शांति सेना भेज रहे हो, वही अशांति फैला रही है। लोगों को इतना विद्रोहियों से डर नहीं लग रहा है, इतना शांति सेना से डर लग रहा है। शांति सेना जाती है, शांति फैला देती है पूरी चारों तरफ। उन पर किसके आरोप लगे हैं बेटा? यौन शोषण के आरोप हैं, धोखाधड़ी के आरोप है। राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम वैश्विक एजेंडा, कुछ देश जैसे अमेरिका यूएन को क्या बना देते हैं? अक्षम। वे मानते हैं कि यूएन उनकी नीतियों में दखल देता है। एक बार अमेरिका ने ऐसे ही धमकी दे दी थी कि अपन P5 से भी बाहर आएंगे, यूनाइटेड नेशन से भी बाहर आएंगे, IMF से बाहर आएंगे और वर्ल्ड बैंक से बाहर आएंगे। संस्थाएं हिल गई थी, बोला पैसा कहां से आएगा अब चलाने के लिए? अमेरिका तो बाहर जा रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? प्रतिस्पर्धी संगठन, मतलब यूएन की प्रतिस्पर्धा के अंदर G20 खड़ा हो चुका है, ब्रिक्स खड़ा हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ खड़ा हो चुका है। इस तरह के ये जो मंच हैं उन्होंने कई बार यूएन को पीछे छोड़ दिया है नीतियों के कार्यान्वयन में। किसको पीछे छोड़ दिया? यूएन को। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। सुधारों में भारत की भूमिका क्या है बेटा? तो लोकतांत्रिक सुरक्षा पद्धति का समर्थन किया है भारत ने, मतलब G4 भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ में स्थायी सदस्यता विस्तार का नेतृत्व। यूएनएससी में 25-26 सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें ग्लोबल साउथ की सीटें भी हों। भाई यूएन के अंदर 5 देशों से काम नहीं चलने वाला। यूएनएससी के अंदर कम से कम आप 20-25 सदस्य बनाओ। ठीक है, इसके अंदर कुछ होंगे स्थायी और कुछ होंगे अर्ध स्थायी। अस्थायी नहीं, अर्ध स्थायी, जिनके पास स्थायी सदस्यों से थोड़ी सी कम पावर होगी लेकिन उसके अंदर स्थायी रूप से बैठेंगे। ग्लोबल साउथ की आवाज, भारत विकासशील देशों के मुद्दे, सतत विकास, जलवायु, न्याय, इन चीजों पर आवाज उठाता रहा है। G20 2024 में भारत ने अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिला दी है G20 की। ठीक है, बहुपक्षवाद और संवाद को बढ़ावा, मतलब रूस और यूक्रेन के युद्ध पर वार्ता से ही क्या निकाला जाए? समाधान निकाला जाए। और हमारे पीएम ने कथन क्या कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है भैया, ये वाला जो युग है वो युद्ध का नहीं है। फिर उसके बाद मोदी जी आए दिल्ली और मोदी जी ने दिल्ली आने के बाद क्या किया? पाकिस्तान में चढ़ाई कर दी। दूसरों से हमने कहा कि नहीं भाई युद्ध नहीं लड़ना है, लेकिन हम तो लड़ेंगे भाई, ऑपरेशन सिंदूर तो करना ही करना है। शांति स्थापना मिशनों में योगदान दिया है भारत ने, अब तक बहुत बड़ा योगदान दिया है भाई। 1950 से अब तक हम लगभग 3 लाख सैनिकों को भेज चुके हैं विभिन्न शांति स्थापना के मिशनों में। और अभी भी देखें तो हमारे 5000 से ज्यादा सैनिक P5 देशों से ज्यादा, P5 देश सारे एक तरफ, अकेला भारत एक तरफ, मतलब P5 देशों से भी ज्यादा सैनिक हमने भेज रखे हैं विभिन्न शांति मिशनों पर। और P5 कहला रहे हैं भाई अपने बड़े बड़े सेठ लोग। ठीक है, आतंकवाद विरोधी नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की पहल करी है। यूएनएससी में आतंकवाद समर्थक देशों के खिलाफ में कार्रवाई करने की भारत ने मांग करी है। प्रभावी सुधारों के उपाय क्या हो सकते हैं? तो हमें स्टेप बाय सुधार करने चाहिए। पहले अस्थायी सदस्य बढ़ाओ, फिर अर्धस्थायी सदस्यों की एक श्रेणी बनाओ, वीटो को अलग अलग करो, विभेदित करो, मतलब वीटो पर भी तो कुछ होना चाहिए। अगर मान लो कहीं पर जातीय संहार है, मास डिस्ट्रक्शन की चीजें हैं, तो वहां पर वीटो का यूज नहीं होना चाहिए। युद्ध है, युद्ध जैसे अपराध है, वहां पर वीटो का यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी देश ने वीटो लगा भी दिया है तो जनरल असेंबली के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि 2/3 बहुमत से उस वीटो को रोक सके। भाई वीटो तो ब्रह्मास्त्र हो रखा, वीटो लगा दिया तो काम ही खत्म। वित्तीय सुधार बेटा, तो सिर्फ कुछ दानदाता देशों पर ही निर्भरता को कम करना है बेटा। ग्लोबल टैक्स जैसे कार्बन टैक्स, वित्तीय लेन देन पर टैक्स, स्थायी फंड, इस तरह की चीजें बनाओ भाई। पैसे से निर्भरता हटाओ, जिसके आप ऊपर निर्भर हो। भाई सीधी सीधी बात है। एक बात तो मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात बड़ी अच्छी लगती है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम भिखारी हैं और इसीलिए हम किसी के सामने बात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना था, मेरा नहीं, शाहबाज शरीफ का।
प्रशासनिक सुधार करना चाहिए बेटा, न्यूयॉर्क में ही सारे ऑफिस हैं, इनको हटा के विकेंद्रीकृत करो, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाओ, भ्रष्टाचार को रोको भैया, ग्लोबल साउथ की भूमिका को बढ़ाओ। ग्लोबल साउथ पूरा का पूरा आधी दुनिया है, उसकी आपने कोई भी नेतृत्व तो नहीं दे रखा है उसको। एजेंडा तय करने से पहले ग्लोबल साउथ की राय लो आप, जलवायु, डिजिटल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर साझा मंच बनाओ। उसके बाद देखेंगे बेटा जवाबदेहिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करो। भाई जवाबदेहिता होनी चाहिए, कोई जवाबदेही नहीं है। आगे की राह क्या हो सकती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए सुधार हैं जो वो अनिवार्य हैं। भारत अपनी लोकतांत्रिक साख, शांति स्थापना में योगदान और ग्लोबल साउथ की आवाज यूएनसी में सुधार का नेतृत्व कर सकता है। तो आज अपन ने 4 एडिटोरियल करे बच्चा पार्टी, और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आए होंगे, और नहीं आए हों तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो भैया आराम से, कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।